हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम सभी लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की डेट्स धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं और आप लोग भी अब तेजी तेजी से अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। मात्र 1 महीना से 1.5 महीने का समय रह गया है और ये भी कितनी जल्दी समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। जो आपके गोल्स हैं, आप जितना परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग अचीव करना चाहते हो उतना एफर्ट्स लगाइए, सभी सब्जेक्ट्स में लगाइए। प्रॉपर समय टाइम टेबल बना के आप कम से कम 5 से 6 घंटे स्मार्ट स्टडी करिए। 5 से 6 घंटे इसलिए बोल रहा हूं बच्चे कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, है ना। आपको साइंस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शन भी सॉल्व करनी है। तो सिलेबस आपका है, ठीक है, काफी सिलेबस है। तो आपको डेली 5 से 6 घंटे बैठ करके आपको बढ़िया से स्टडी करनी है। अब 5 से 6 घंटे आपको लगातार नहीं बैठने, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के। ठीक है, आपने 50 मिनट 55 मिनट पढ़ा, 5 से 10 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर आप अगले सब्जेक्ट पर आ गए। इसी तरीके से आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये तो रही तैयारी की बात। अब हम आते हैं अपने लेक्चर पर। ठीक है, तो लेक्चर प्यारे बच्चों हम लोगों के चल रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले लेक्चर में सीखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैंने पहले आपको एक इक्वेशन लेकर ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको सिखाया था। देन उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ली थी और उसका सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल कोई लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो आप उसी तरह कर लोगे, आपको मैंने सिखा रखा है। पर बच्चों होता क्या है कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है, जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, और उसके आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, तो बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लेने से ये नहीं होता कि हमें ग्राफिक के बारे में पूरा पता चल गया है। ठीक है, ग्राफ जो है हमें बनाना आना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल लगाने आने चाहिए। कैसे कैसे सवाल होते हैं एग्जाम में, बहुत रेयर केस होगा कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन मिले। ठीक है, बट आपके सिलेबस का टॉपिक है, इस वजह से हमको पढ़ाना है और बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आपको वहां अच्छे से सॉल्व भी करके आना है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो होगी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं और आप भी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट आप लोग भी समझिए और नोट किया करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक, लीनियर इक्वेशन प्रोग्रामिंग नहीं। देखो प्यारे बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक चैप्टर होता है, आप जब आगे आओगे फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास में तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब आप 12th में आओगे तो वहां एक चलता है LPP। ठीक है, LPP चैप्टर है एक लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, वो आपको पढ़ना है आगे। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, और जो आज हमारे क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चे? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड,
वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए एक जरा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आपको बताएं इससे कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कल मैंने एक बात बताई थी, आप सभी लोगों को याद भी होगा। अच्छा, जैसे पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, आपने ग्राफ में ड्रॉ की, तो इनमें क्या दोनों लाइन में क्या रिलेशन निकलेगा? पहली बात तो दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट में नहीं करेंगी, और जो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी ये हर पॉइंट पर इक्वल होगी। जिस पॉइंट भी आप नापोगे, जैसे हम एक लाइन ऐसे बनाते हैं और एक लाइन ऐसे बना देते हैं, तो आप जिस भी पॉइंट पे नापोगे इन दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी, ठीक है। और इनमें क्या होता है, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक मैंने पढ़ाया था आपको कोइंसिडेंट लाइन, ये कैसी होती है, एक लाइन पहले से है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन हो गई, मतलब जो पॉइंट पहली इक्वेशन की है a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1 इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दोनों लाइन के जो पॉइंट हैं वो सेम हो रहे हैं, ऐसी लाइंस को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता है कि दो लाइनें जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करेंगी वो उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन में कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, ओके। और कोइंसिडेंट लाइन में हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, मतलब मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो आइए अब अपना वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कैसा होता है। तो आप लोग भी क्वेश्चन लिखा करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोग जैसे क्वेश्चन मिस कर देते हो लिखना, और जब आप उसको रिवाइज करने बैठते हो तो आप देखते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि हमने क्या किया है, क्या क्वेश्चन था। तो आप लोग, इसलिए हम भी आपके सामने मेहनत करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे हम भी पढ़ के बाज के सुना दें, ठीक है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और आप लोग भी क्वेश्चन को लिखा करो, क्वेश्चन लिखने से लिखने की हैबिट होती है, राइटिंग स्किल डेवलप होती है, लिखने की कैपेसिटी भी डेवलप होती है, और लिखने से जो क्वेश्चन होता है ना ये पूरी तरह कंफर्म होता है, हम एक एक चीज समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चे, द कोच ऑफ क्रिकेट The coach of cricket team boys three bats and बॉयज नहीं है बच्चों, बाइस है, बाइस मतलब खरीदना, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900, ठीक। लेटर, लेटर मतलब प्यारे बच्चों पत्र नहीं है, लेटर मतलब बात। उसके बाद ही बाइज अनदर bat and 3 more balls and 3 more balls of the same kind of the same kind of the same kind for
फॉर ₹1300। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन algebraically and graphically represent this solution algebraically and graphically या geometrically, ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली लिख लो, जियोमेट्रिकली। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया और देखो कैसे होगा। अब हम इसके बच्चे सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आप लोग सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है। आप इसको पहले एल्जेब्रिकली शो करो, फिर उसको जियोमेट्रिकली वही ग्राफिकली मेथड है। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से आपको इसे सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर पाओगे, आपको इक्वेशन नहीं दे रखी है, इक्वेशन में इतना बड़ा आपको बवाल दे रखा है, आप इसको पूरा रीड करो और यहां से आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करो, तब आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो आइए कैसे होगा क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट टीम का कोच है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपए में खरीदता है। ठीक है, अब देखो उसने बैट की कोई कॉस्ट नहीं दे रखी है, ना तो कोई बॉल की कॉस्ट दे रखी है, और टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है कि 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो 3900 रुपीज है। ठीक है, तो आपको पहले मानना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। अगर हमने बैट की कॉस्ट को बच्चों x मान लिया है, और हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी एक्स, 1 बैट और 1 बॉल लिख लो। ठीक है, अगर एक बैट की कीमत हमने x मानी है और एक बॉल की कीमत हमने y मान ली है बच्चे, तो आप देखो पहली लाइन से जो इक्वेशन क्रिएट हो रही है वो क्या हो जाएगी, 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं, तो एक बैट की कीमत बच्चों x है, तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, अच्छा एक बॉल की कीमत y है, तो 6 बॉल की कीमत 6y। ये टोटल कितने रुपए में खरीदा गया है, 3900 रुपए में। समझ में आया, आसान लग रहा है कुछ। अच्छा, अब आप दूसरी इक्वेशन बनाइए। आपसे देखो क्या कह रहा है, ही बाइस अनादर बैट, उसने फिर से अनादर दोबारा एक बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉलें और खरीदी हैं। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड। अब बच्चों सेम तरीके की चीज खरीदी गई है तो उनका रेट भी सेम होगा। अगर पहले x रुपए का बैट खरीदा था तो अभी भी x रुपए वाले बैट से उसने एक बैट और खरीद लिया है, और जो y रुपए की बॉल थी उसी से 3 बॉलें और खरीद ली हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है कि भाई उसने x रुपए वाला बैट और 3 बॉल y रुपए वाली कॉस्ट की और खरीदी है, तो इसका जो प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1300। कितना हो गया बच्चों, 1300। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपके पास दो इक्वेशन पता चल गई ना, अब आपको इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। आप लोग सिंपल करने के लिए आपने ये इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरी बात सुनो, आप सीधे सीधे क्या करो, यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा लिखोगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने की आपको तरीका बता रहा हूँ। ये 3900 के बराबर दे रखा है। आप देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900, और 3 से इसको काट लोगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। आप ये इक्वेशन बनी रहने दो, आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। नोट करो। आइए, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको कल मैंने सिखाया था, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ एक एल्जेब्रिकली वर्ड दिखा था ना, तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना, ये वाले, एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन, ये प्यारे बच्चों एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन है। देखो इसमें अभी हमने कोई ग्राफ का यूज नहीं किया है, ये टोटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। क्यों, इसमें अभी हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है ग्राफ का, और इस पे एल्जेब्रिक वर्ड्स की जैसे वेरिएबल और न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना, उनको मिक्स करके एक्सप्रेशन जो बनता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और आप इनको देखिए तो इसमें वेरिएबल भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी है, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके हमने दो इक्वेशन क्रिएट की हैं, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस बन गए, हमें तैयार हो गई हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करके हमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालने हैं। इनके कैसे निकलेंगे आपको बताते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली, केवल आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट बताना है, आपको और कुछ नहीं करना, केवल आपको ग्राफ तैयार करके बताना है, ठीक है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर इसकी धज्जियां बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, खैर परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठंड इतनी बढ़ चुकी है प्यारे बच्चों कि ये जो बोर्ड है ना, इस पर जो मार्कर से लिखते हैं, ये इंक भी अब प्रॉपर रफ होने से इनकार कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले तो हम प्योर इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने बनाई है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब हम सॉल्व किसको किसको करने जा रहे हैं, यहां से हमने ये इक्वेशन तैयार की थी, x प्लस 2y है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। आप क्या करोगे, कोई बताएगा? आप सिंपल देखो, पहले आप पहली इक्वेशन पकड़ लो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। आप पहली इक्वेशन को पकड़ो, और इस पे हमने कहा था कि आप एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बना लो, एक को इंडिपेंडेंट बना लो, ठीक है। तो हम y को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो x जो है वो टोटली y पे डिपेंड हो गया है, और y इंडिपेंडेंट हो गया है, समझ गया मेरी बात। अब आपको जैसे जैसे y की वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकल के आएगी। आपको मैंने बताया था मिनिमम 3 से 4 वैल्यूज पे आपको चेक करना होगा, हम 4 वैल्यूज पे चेक करेंगे। अगर हम y की वैल्यू कोई रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आपको हर एक कैलकुलेशन दिखानी भी है। आप देखो x बराबर 1300 माइनस 2y है। अगर मैं देखो, ये अगर आप जीरो लोगे, छोटी वैल्यूज मत लो, आपको अगर ग्राफ छोटा बनाना है तो आप नंबर पर फोकस करो, कितने बड़े नंबर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं इसको 100 लूंगा तो ये देखो थोड़ा सा x की वैल्यू छोटी आएगी, कम आएगी,
इसी तरह मैं इसको 200 लूंगा तो और छोटी आएगी, है ना। आपको उसी अकॉर्डिंग वर्क करना है ताकि आपको ग्राफ में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं x की जगह सॉरी y की जगह 200 लेता हूं, अगर मैंने y की जगह पर 200 लिया तो आप बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये 200 ली हमने एक y की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, सॉल्व करोगे तो 900 आ जाएगी। चलो अगर हमने y को 200 लिया है तो x हमारा कितना आ गया बच्चों, 900 आ गया। अगर इसी को हम y को अगर हम 300 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। अगर हमने y को बच्चे 300 लिया है तो x हमारा 700 आ रहा है। इसी तरह x को हम y को हम 400 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 500 मिल जाएगी। आप लोग देख रहे हो y की वैल्यू जब हमने 400 ली तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों हमको 500 मिल रही है ना, मिल रही है। आप इसी तरह एक और लो, x इक्वल टू 1300 माइनस, अभी हमने 400 ली y की वैल्यू, अब आप सिंपल 500 ले लो और x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1000 और x की वैल्यू आपको 300 मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप y को 500 लेते हो तो x की वैल्यू बच्चों 300 आती है। आपको मिनिमम इतनी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको इतनी मिनिमम वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब देखो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन का मैं यहां बनाऊंगा ग्राफ, उधर आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन का मैं बना रहा हूं। आप लोगों ने समझा, हमने जो इक्वेशन ली उसको एक तरफ हमने कर लिया एक वेरिएबल और दूसरी तरफ एक वेरिएबल, जिससे एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया और एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वाला पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। आप उसकी जगह कोई भी वैल्यूज लेते रहिए और अपोजिट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज देगा। जैसे हमने y यहाँ पहले 200 लिया, 300 लिया, 400 लिया, 500 लिया, तो x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड हो गई। अगर 200 लेते हैं तो 900 आ रही है, 300 लेते हैं तो 700, 400 लेते हैं तो 500 और 500 लेते हैं तो 300, ठीक है। हमने ये टेबल बना ली, सिंपली मैंने टेबल क्रिएट कर ली, ठीक। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? इसी तरह हमको दूसरी टेबल क्रिएट करनी है। अच्छा इसको नोट कर लो आप, जब तक मैं इसके लिए भी बताता हूं आपको। देखो यहां से भी आप एक वेरिएबल को एक तरफ कर लो और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दो। यहां भी आप देखोगे x जो है y पर टोटली डिपेंड हो गया, ठीक है। अगर इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि हम जो y की वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकल के आएगी। आपको वही 4 सॉल्यूशन ही इसके भी निकालने हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाते हैं। आपको हर एक कैलकुलेशन पहले करके दिखानी है, बाद में ये चार्ट बनाना है, ठीक है। ये चार्ट जो है ये बाद में बनेगा, पहले आपको इस तरह हर एक कैलकुलेशन करके दिखानी है। हर एक इक्वेशन की कम से कम आपको 3 से 4 कैलकुलेशन करके दिखानी है, ठीक है। इससे कम में नहीं कि आपने 2 कैलकुलेशन कर ली और आप सॉल्व करने लग गए, नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। 3 से 4 कैलकुलेशन आपको करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो नोट करो। तो आइए, सभी लोगों ने इसे नोट किया है। अब हम दूसरी इक्वेशन की कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं। हाथ पैर जोड़ करके बिल्कुल कमर कस लिए कि हम दूसरे की कैलकुलेशन करें।
आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखो x बराबर कितना है 1300 माइनस 3y। अब हम y की जगह पर देखो, मैं फटाफट से लिखूंगा। y की जगह पर पहले हम 100 लेते हैं, ठीक है। y की जगह हमने 100 लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 माइनस का 3 इंटू वाई की जगह 100 पुट कर दिया, x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 300, x बराबर आ गया 1000, ठीक। y की वैल्यू 100 पे x बराबर 1000, y हमने 100 लिया तो वैल्यू आ रही x की 1000। अब हम y की जगह पर 200 लेते हैं, y की जगह पर 200 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी लोग बताओ। 700 आ रहा है सभी का। अगर हमने y 200 लिया है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 700 आ रही है, ठीक। आप एक काम करो, x की वैल्यू जो है 300 ले लो, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 300 ले ली तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का 3 इंटू 300, y हमने 300 ले लिया है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 माइनस का 900, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। x बराबर कितना आ जाएगा 400। अगर हमने y बच्चों 300 लिया है तो x हमको कितना मिल रहा है 400 मिल रहा है। इसी तरह आप x की जो वैल्यू है वो सॉरी y की जो वैल्यू है आप उसको कितना लोगे बताओ। अभी आपने 300 लिया था, अब आप 400 कर लो। y की वैल्यू आपने कितनी कर ली है 400, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा 1300 माइनस का 1200, x बराबर आ जाएगा 100। x बराबर कितना आ गया 100। आपने देखा कि अगर हम y की वैल्यू को 400 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें 100 प्राप्त होती है। आप ये कैलकुलेशन भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको पूरी पूरी करके दिखानी पड़ेगी, ठीक। आपने दोनों इक्वेशन से कैलकुलेशन करके बना ली है। अब आपको केवल और केवल ग्राफ में दर्शाना रह गया, रिप्रेजेंटेशन करना रह गया है, जो कि हमने सिखा रखा है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कर लो, हम सैटरडे जाते हैं। आइए, आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया है, अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अब हम जब इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो देखो सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और हमने केवल पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होते तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लिया। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं और हमें इसको कैसे बनाए कि हमारा आसान पड़ जाए। हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं जिसमें हम 900 को शो कर पाए, है ना। इतना बड़ा मैपिंग तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल का मतलब वो लाइन खींचने वाला स्केल नहीं, हम कहते हैं कि जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर है वो 200 यूनिट को शो करेगा। और इसी तरह जो वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू चलो 100 मान लो, जो एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, ठीक है, उसका 1 सेंटीमीटर 200 यूनिट को शो करेगा। और जो वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना, जो वाई एक्सिस है इसका 1 सेंटीमीटर 100 यूनिट शो करेगा। आई बात समझ में? हमको इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने बता दिया। आज इसका कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखो जैसे ओरिजिन 0 है, ठीक है। अगर हम एक्स में जो पहली लाइन खींचेंगे वो कितने की होगी 200 की। इसी तरह 400, 600, 700, 8 वो यहाँ 800 आ जाएगा, सॉरी ये 800, ये 1000,
ये 1200 और ये 1400। आपने बना लिया, 200 का इंटरवल आपने लगा दिया एक्स एक्सिस पे, तो वही वो दिखा रहा है कि ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 200 यूनिट दिखा रहा है। इसी तरह ये 1 सेंटीमीटर 200, समझ गए होगे आप सभी लोग अब, ठीक है। आइए इसी तरह आपको वाई एक्सिस में क्या करना है। वाई एक्सिस में आपने बताया कि 1 सेंटीमीटर जो है ये आपको 100 यूनिट शो करेगा। तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर तो ये 100 हो गया, इसी तरह ये 200 हो गया, आपने इसको बनाया 300 हो गया, इसको बनाया 400 हो गया, इसको बनाया आपने 500 हो गया, और ये देखो 600 हो गया। आपने वैल्यूज बना ली, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया। ये जो स्केल वाली चीज है बच्चों यहाँ पे लिखी जाती है ग्राफ के अंदर, ठीक है। मैंने ग्राफ आपको सही दिखे, ज्यादा खिचपिच ना हो, इस वजह से मैंने ऐसे करके आपको दिखाया है। अब आप देखो कि जब पहली इक्वेशन का पहला ग्राफ आएगा, ठीक है, जब आप y को 200 रखते हो, y को 200 रखते हो तो x की वैल्यू 900 आती है। अच्छा 900 किसके बीच में आएगी, 800 और 1000 के बीच में 900 आएगी, और y आपने 200 रखा है तो हमने इसको आगे इंक्रीज किया जहां पे 900 है। और मैंने बताया कि बच्चों ये पॉइंट जो है x की वैल्यू पहले लिखेंगे 900 और y जो है वो बच्चे 200 है। आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो आपने डॉटेड लाइन खींची थी ये आपने रफ कर ली, और ये जो पॉइंट बना इसको आपने बता दिया कि 900, 200 का पॉइंट है। इसी तरह जब आपने y को 300 लिया तो x की वैल्यू 700 आई। अच्छा 700 किसके किसके बीच में, 600 और 800 के बीच में आएगा, तो हमने 300 को आगे ड्रॉ किया, और देखो ये इसके बीच से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक। आप देख पा रहे हो यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट होगा 700, 300, ये पॉइंट होगा 700, 300 होगा, ये पॉइंट होगा 700, 300 का। इसी तरह जब आपने y को 400 लिया तो x 500 आ रहा है, y आपने 400 लिया है तो x जो है बच्चों वो 500 आ रहा है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो देखो क्या यहाँ पर आ जाएगा, 500, 400, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। इसके बाद देखो जब आपने y को 500 लिया तो x की वैल्यू 300 आई, तो 300 की लाइन यहां कहीं होगी बच्चे, और y आपने 500 लिया है तो ये पॉइंट बन जाएगा, तो 300, 500, ठीक है। अब इन पॉइंट से जो लाइन जाएगी, इन पॉइंटों से जो लाइन जाएगी बच्चों देखो, इन पॉइंटों से जो लाइन जाएगी वो क्या शो कर रही है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। या इसी को हम ये कह सकते हैं, इसी लाइन को हमने किससे तोड़ के लिखा था, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, समझ गए। दोनों ही इक्वेशन की लाइन वही है, ठीक। आगे देखिए, अब आपने इसको शो कर लिया है और इसको आप देखो, अब आपको इसको पुट करना है। जब y की वैल्यू 100 होती है बच्चों तो x की वैल्यू 1000 होती है। जब y की वैल्यू 100 होती है तो x की वैल्यू 1000 होती है। आप इसको सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे डॉट 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 करके देखो, आपको यहां से वैल्यू समझ में आएगी। जब y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 1000 है, ये पॉइंट ये बता रहा है, ठीक। सभी को समझ में आया। अच्छा इसी तरह जब y की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू कितनी है, 700। y की वैल्यू जब 200 है तो x की वैल्यू 700 है। आपने उठाई कलम, y को 200 मानते हुए 700 यहां आएगा, आपने ऐसे 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 डॉट करके बनाया, और यहां आपने दिखा दिया कि जब y की वैल्यू 700 है तो x 200 है, सॉरी y की वैल्यू 200 है तो x 700 है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आप ऐसा करो, इनके नेम भी दे सकते हो। पहले वाले के लिए हमने लिख दे ABCD, और इसको लिखना है PQRS करके दिखा देंगे।
इसी तरह देखो, जब y की वैल्यू 300 है तो x की वैल्यू 400। आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा आगे आगे ड्रॉ होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट बनेगा r, ये कितना होगा 400 300। बात आ गई समझ में आपको? कुछ टफ है? कहीं कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जब आप y की वैल्यू 400 लोगे तो x की वैल्यू 100 आएगी। तो 100 तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा, मान लो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बन जाएगा, ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 400, ये इस नंबर का पॉइंट। आप जब इस लाइन को मिलाओगे तो ये लाइन बन जाएगी, और ये कौन सी लाइन होगी? x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन ये होगी, ठीक। आप देख पा रहे हो कि बच्चों अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? आपने लाइन तो ड्रॉ कर ली और आपको अभी कहीं इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं दिखी हैं जो आपने पॉइंट्स लिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना स्केल लेकर के ये जिधर की तरफ मिलने को चाह रहे हैं आपको उधर की तरफ मिलाना होगा इनको, और आप इनको मिलाओगे तो ये यहां कहीं आके कट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां कहीं आके कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 से 1400 के बीच में है, तो x की वैल्यू बच्चों 300 आ जाएगी। और y की वैल्यू तो 0 आ रही है क्योंकि y में तो कोई पॉइंट है ही नहीं। समझ में आया? ये इसका जो पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है? 1300 0 इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 1300 0 इज द सॉल्यूशन। आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की? बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो। ठीक है, आप सभी लोगों ने सीखा कैसे क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आइए अब हम इसको रफ करते हैं, आपको एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि अब जो है आप लोगों ने सीख लिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। अब आपको जो हम सिखाएंगे वो है एरिया का क्वेश्चन। हालांकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार प्रॉपर तरीके से हर एक लेक्चर को पढ़ें। अब मुश्किल से वो 4.5 पौने 5 घंटे का लेक्चर है, एक दिन बैठो आराम से और फटाफट तरीके से मैंने बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़ाया है। आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। वीडियोस पड़ी हुई हैं, 5 वीडियोस अलग अलग करके भी पड़ी हुई हैं, और मैंने एक पूरा वन शॉट भी बना रखा है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे तब देख सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम एक आपको एरिया का क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपके सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जब लाइनें पैरेलल निकल रही होंगी ना ग्राफ पे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। आइए अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं एक एरिया का, ठीक है। ध्यान से समझना है इस एरिया का क्वेश्चन को। एरिया का क्वेश्चन और कर लो, इससे आप सभी तरीके के क्वेश्चन अब निपटा सकते हो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एरिया का क्वेश्चन एक कराऊंगा, जिससे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चे, ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाई
बाउंडेड बाय these lines and bounded by these lines and x-axis find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे और जो नहीं समझे हम वो समझ जाएंगे। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनसे आपको ग्राफ तैयार करना है। फिर जो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है, उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, उसको शेड करना है और उसका एरिया निकालना है। तो आइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमने पुट की, ठीक है, इसमें हमने एक वेरिएबल को एक तरफ रखा, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दिया। जैसे मैं यहाँ y को यहीं रखूंगा और x को मैं उधर की तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, तो 6 माइनस 2x बन जाएगा। आप देख पा रहे हो y जो है वो x पे डिपेंड हो गया है, x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप x बराबर बच्चों 0 लेते हो तो y बराबर 6 आ जाएगा। सॉल्व करो, x बराबर आपने 0 लिया, ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, 6 माइनस का x की जगह 0 रख दिया तो y बराबर 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। x बराबर 0 पे y की वैल्यू 6 आ रही है, x बराबर 1 रखोगे तो y इक्वल टू 6 माइनस का 2, x की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 माइनस कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कराओगे 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। किसी को कोई दिक्कत इतने में? आगे देखो, इसी तरह क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अगर हम x की जगह बच्चों 2 लेते हैं, अभी हमने y 0 लिया 1 लिया, अब हम लेंगे 2, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 2 इंटू 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस का 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। अगर बच्चों हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमको 2 मिल रही है। और आगे देखो, 4 वैल्यूज मैंने बताई हैं कम से कम आपको चेक करने के लिए। y इक्वल टू 6 माइनस का 2 इंटू एक्स। अगर आप y की वैल्यू बच्चों 3, x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस का 2 इंटू 3, y इक्वल टू 6 माइनस का 6, तो y बराबर आ जाएगा 0। आपको 4 वैल्यूज क्या क्या मिल गई, आप इसको एक देखिए नोट करो। आपने इस इक्वेशन की जो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं तो इस अकॉर्डिंग करूंगा, देखो इधर, ठीक, हमने देखा जब हम x और y, ठीक है, x और y मैंने ऐसे लिख लिया, जब मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू मेरे को बच्चों 6 मिल गई, x की वैल्यू मैंने 1 ली तो मेरे को y की वैल्यू 4 मिली, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी 2 मिली, और x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू मेरे को 0 मिल गई। समझ में आई बात? आपने ये बना लिया, ओके। आगे देखो, अब आपको सिंपल इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का y प्लस 2 इक्वल टू 0। आप पहले कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब आप माइनस y को इधर रखो, माइनस 2x उधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस वाला इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हो माइनस दोनों में कॉमन है तो आपने माइनस को कॉमन कर लिया और माइनस माइनस कट गया तो इक्वेशन बन गई 2 माइनस 2x, ठीक है, 2 माइनस 2x बन गई। आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 2 माइनस का 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू 2 माइनस 0, तो y बराबर 2, ठीक है। आपने क्या देखा बताओ, अरे क्या देखा, बताओ बताओ बताओ, सब लोग बोलो। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको 2 मिल रही है, ये आपने देखा, ठीक है। देखो प्रॉपर इक्वेशन हमारी ये बन के आई, इस पे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब आप x बराबर जब 1 रखते हो तो क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 रख दिया तो y इक्वल टू 2 माइनस 2, तो y इक्वल टू 0 मिल गया। हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 0 मिल गई। आइए और जरा देखते हैं, y इक्वल टू
2 माइनस टू इंटू एक्स है, एक्स की जगह हमने 2 रख लिया, यहाँ 1 रखा था यहाँ 2 रख लिया, तो y इक्वल टू 2 माइनस का 2 एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस का 4, तो y की वैल्यू -2 निकल रही है। देखो इधर -2 निकल रही है। ठीक है, आप अगले को वैल्यू पुट कर लो, 2 माइनस का 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने 3 रख लिया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस का 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। आ गई इतनी बात समझ में आपको? किसी को कोई तकलीफ, पीड़ा, दर्द, समस्या किसी भी तरह का कोई दर्द? ठीक है, तो आपने जो इससे टेबल तैयार करोगे वो क्या तैयार हो रही है, आप इसको जरा एक जगह नोट करो। क्या टेबल तैयार हुई? अगर आपने x की वैल्यू, देखो x और ये y, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 2y, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 0y, x की वैल्यू आपने 2 ली तो y की वैल्यू -2 आ गई, और जब x की वैल्यू आपने 3 ली तो y की वैल्यू -4 आ गई। समझ में आई बात? ये आपने बना लिया। अब बारी आती है आपको ये पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर रिप्रेजेंट करते हैं बढ़िया से। आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, आपने देखा कि पहली लाइन में जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव है, तो पहला ग्राफ जो है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बहुत आसानी से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, आप जब दूसरी इक्वेशन की मैपिंग को देखते हो तो आपको x की वैल्यू सब पॉजिटिव दिख रही हैं, बट y की वैल्यूज आपको निगेटिव भी दिख रही हैं, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो आप क्या देख रहे हो कि पहला ग्राफ, जो पहले जो इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो तो टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और सेकेंड वाले का देख रहे हो तो आप x की तरफ देख रहे हो पॉजिटिव हैं, मतलब हमारा जो x की वैल्यूज होंगी सेकंड इक्वेशन की वो सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है। अब y की वैल्यू देख रहे हैं तो y में निगेटिव है, तो मतलब हमको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बढ़िया सा एक ग्राफ तैयार किया। ठीक है, और देखो पूरा ही मैं ग्राफ बना देता हूं। ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा -x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -y, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक, आपने x की तरफ देखो मैक्सिमम आपको कितना जाना है, x की तरफ 1 2 3 1 2 3 उधर भी है, तो आप ऐसा करो थोड़ा सा दूर दूर ग्राफ ले लो, आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 तक ले लिया है। ओके, आप देखो y की वैल्यू यहाँ क्या 6 तक है, और इसको इंक्रीज कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, अपने आप अपने अकॉर्डिंग तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 6 तक है, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए बात? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, पीड़ा, दर्द बताइए। आपने पहली इक्वेशन को पुट कर रहे हो ना, तो 6 तक गए। ओके, अब देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है ना, तो y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, ये कितना बन जाएगा, 1,4, ये क्या बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा।
समझ गए बात। आप इसी तरह देखो y की x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2,2 का। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। ठीक है, इसके बाद देखो x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये पॉइंट जो हो जाएगा ये 3,0 हमको दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब आप इसको सिंपली मिला दीजिए। ठीक है, इसको आप सिंपली मिला दीजिए और ये इक्वेशन कौन सी वाली है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ना, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो आप देखो अब मैं इधर भी बना लेता हूं, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5। ठीक है, आपने देखा जब x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। कोई दिक्कत? आप देखो जब हमने x को 1 लिया, x को हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब हमने देखो x को 1 ले लिया और y की वैल्यू 0 हो गई, ये बन जाएगा 1,0 1,0 1,0। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? शेडेड रीजन ही नहीं आ रहा है इससे तो। चलो देखते हैं आगे। अगर देखो आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 0 हो गई। आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये यहां कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट ये आ जाएगा -2, ये मतलब आ जाएगा 2, -2 2, -2। ठीक है, आइए देखते हैं, हो सकता कोई शेडेड रीजन ना ही आएगा, नहीं आए शायद। इसके बाद जब आपने x की वैल्यू 3 ली, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू -4 आ रहा है, तो -4 को हमने ऐसे इंक्रीज किया और इसको ऐसे इंक्रीज किया, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो 3, -4 दर्शाएगा। ठीक, आपने इतना कुछ किया। इसके बाद देखिए आप जब इस लाइन को भी मिलाते हो तो ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक, ये लाइन क्या दर्शा रही है, ये लाइन जो है किसकी इक्वेशन है, 2x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक मिनट इक्वेशन देख लेता हूँ, इक्वेशन सही लिखी थी ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। खैर इक्वेशन तो बच्चों सही लिखी हुई है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, इनमें कुछ शेडेड रीजन आ रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में। ओफो, देखो क्या आ रहा है, मैं आपको बताऊं क्या कह रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, इन दोनों लाइनों के, है ना, इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया हमको बताना है और एक्स एक्सिस की तरफ का बताना है। ठीक है, आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ऐसे पैरेलल जा रही है, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? आइए जरा वैल्यूज दोबारा ही देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 था, हमने यहाँ से x को उधर भेज दिया तो y बराबर हो गया 6 माइनस 2x। हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू 6 आ गई, x हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, x हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई और x हमने 3 लिया तो y की वैल्यू 0 हो गई। पहली वाली इक्वेशन तो पूरी सही है। इससे हमने क्या बनाया था, 2x माइनस का y इक्वल प्लस 2 बराबर 0 था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 2x
माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ओके, फिर हमने इसको उधर सेंड किया था तो y बराबर हो गया था -2 माइनस का 2x, है ना। y इक्वल टू माइनस कॉमन किया था तो 2 + 2x आ गया था। ओके, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू हो गया था 2 + 2x, 2 + 2x। हाँ, दूसरा वाला ग्राफ गलत प्लॉट है, ठीक है। अगर हमने देखो ये बन गया था, अगर हम x की वैल्यू बच्चों 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 2, ये तो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू बच्चों 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। देखा, इस वजह से नहीं मिल रहा है ये शेडेड रीजन बोला है, मतलब इसमें शेडेड रीजन आएगा भाई। आप देखो, अब x की वैल्यू आपने 1 ली तो ये हो गया 4। अब x की वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। x की वैल्यू 2 लेने पे 6 आ रहा है। ओके, और y की वैल्यू आप 3 लोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है। अब आपने टेबल सही कर ली है, अब आप इसको दोबारा लगाइए। सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गया, हो जाता है, मैथ्स पढ़ते हो तो मिस्टेक होना तो बिल्कुल एक कॉमन बात है ना, हो जाती है, सभी से हो जाती है, कोई बात नहीं, सही हो। मिस्टेक को सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, ये पॉइंट सही है। आप इस लाइन को भी हटा लो, ठीक है। ये 2 था, ये 1 था, ठीक है। अब आपने x को 1 लिया है तो y की वैल्यू 4 है। x को आपने 1 लिया तो y की वैल्यू 4 हो गई, तो ये पॉइंट बन गया। इसके बाद x आपने 2 लिया है, इसको हमें 8 तक बढ़ाना। ऐसा करो, आप इस पॉइंट को ही भूल जाओ, हटाओ, काम से हटाओ, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हो कि जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 मिल रही है, मतलब ये पॉइंट यहां बन रहा होगा जाके, है ना। ये 2,6 दिख रहा है। आप इसको जब मिलाओगे तो आप ये गौर करो कि ये पीछे की तरफ भी कट कर रहा होगा, ये पीछे की तरफ भी कट कर रहा होगा। इसका पॉइंट जो होगा बच्चों देखो लगभग उतनी ही दूरी पर है, तो ये हो जाएगा -1,0। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जब ग्राफ में लगाओगे तब एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। आपने क्या देखा कि ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। अगर मैं इनके सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन क्या है, 1,4 है, बट उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन। इन दोनों लाइनों के साथ घिरा हुआ एरिया और एक्स एक्सिस के साथ घिरा हुआ एरिया। अच्छा आप बताओ प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस तो ये है ना, निगेटिव और पॉजिटिव भूल जाओ, एक्स एक्सिस तो है ना पूरी ये। इसके बाद इनके साथ जो घिरा एरिया है वो कौन सा है, ये एरिया आएगा ना निकल के। ये एरिया जो है इन दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस के साथ घिरा हुआ है, आपने शेड कर दिया। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप इनके जो वर्टेक्स हैं इनको नोट करो। इनके वर्टेक्स क्या निकल के आ रहे हैं, -1,0 और 3,0 और 1,4। आपने इनके वर्टेक्स निकाल लिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब आपको सिंपल इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना बच्चों मैंने सिखा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर से वही बात बोलूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स देख के आइए, आपको बहुत उससे रिलीफ मिल जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल और टोटल ग्राफ का ही काम था, ठीक है। तो आइए अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, क्या होता है, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ही तो बन रहा था, वो क्या होता है 1/2। आपको एक नंबर भी याद कराया था मैंने, 23, 31, 12। आपको लेना है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 आपको लेना था, और इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 आप ऐसा करो, इनके ऊपर x1 y1 लिख लो, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। आप x1 की वैल्यू -1 है
-1 पुट कर दो। y2 की वैल्यू बच्चों 0 है, 0 माइनस y3 की वैल्यू 4 है, तो ये आपने पुट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो y2 की वैल्यू बच्चे 3 है, x2 की वैल्यू 3 आपने रख दी, y3 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है। आपने सारी केवल वैल्यू पुट करनी है उसी तरीके से। ठीक है, y1 0 है, y2 भी 0, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, ये देखो इसका आप करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। आप इसको देखो तो 1/2 इंटू 16, और इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एरिया आपको निकालना है। नोट करो, फिर इससे रिलेटेड और कुछ बातें समझा दें आपको। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब आपने क्या क्या सीख लिया है? इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से आपको काम करना। जैसे शेडेड रीजन बोला था, दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच का शेडेड रीजन, तो आपने वो भी निकाल लिया। ठीक है, दोनों लाइनों से घिरा एरिया, और एक्स एक्सिस की तरफ को बोलेगा तो एक्स एक्सिस की तरफ का देखेंगे, वाई की तरफ को बोलेगा तो वाई की तरफ का देखेंगे। ठीक है, शर्त यही होनी चाहिए कि आपको जो चीजें बोल रहे हैं वो उस पर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने का आपको बोला, तो आपने देखा यहाँ ट्रायंगल था, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला लगा दिया और सॉल्व हो गया। अगर ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल होता कोई, तो आपको सिंपल एक उस पर डायगोनल खींचना है, क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक करके 2 ट्रायंगल बनाने हैं, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के उसको ऐड करना है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन करा रखा है, जाके उस लेक्चर को देखिएगा, मैं यहां आप सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज को आपको समझा दिया जाए और उसी को बार बार कराया जाए, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए, उसके बाद आपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल लिया। अच्छा, आपसे वर्टेक्स पूछे, जो जो पॉइंट मिल करके क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, कोई भी पॉलीगन बनाते हैं, आप उनके वर्टेक्स बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, उसको प्यारे बच्चों मैं यहीं से एंड करता हूं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे, एल्जेब्रिक वो लीनियर इक्वेशन का आगे का पार्ट। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।